वहां पर नोट बनाइए और नोट में पॉइंट लिखिए, इज इट करेक्ट टू से दैट एट अ पॉइंट, is it correct to say that at a point where electric field is zero, where electric field is zero, the electric potential, the electric potential will also be zero? बेटा जल्दी से स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इज इट करेक्ट टू से दैट एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल आल्सो बी जीरो? तो देखो, इसको हमने लास्ट में भी डिस्कस किया हुआ है वैसे, और ध्यान से समझ लीजिए एक बार। भाई हम लोगों ने एक सिचुएशन ली, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अगर हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लिया बेटा, तो जो चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? सरफेस पर। सो ये सपोज चार्ज इज क्यू, और हम जानते हैं यहां अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, हमने रिजल्ट डिराइव किया था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। जल्दी से बेटा, एंड दिस रिजल्ट इज नोन एज व्हाट? इसको हम क्या बोलते थे? वी कॉल इट एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या कहते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर यहां जीरो पुट अप कर दिया जाए तो कितना बनेगा? माइनस ऑफ dV बाई dr इज जीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या बनता है? देखो कैसे, नेगेटिव dr अगर यहां शिफ्ट करा तो आपके पास dV कितना आएगा? जीरो। और अगर dV जीरो है तो पोटेंशियल क्या आएगा? तो इसका मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जरूरी नहीं है पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल क्या रहेगा? और इसी से हमने कंसेप्ट बनाया था किस चीज के लिए बेटू? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए। आया कुछ याद? ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? देन अगला पॉइंट लिखो वहां पे, सेकेंड पॉइंट डालिएगा बेटा, इज इट करेक्ट टू से, आदित्य किसका वेट कर रहे हो बेटा? हाँ, पेन होल्ड करो, लिखना शुरू करो जल्दी से। लिखिए बेटा, इज इट करेक्ट टू से दैट एट अ पॉइंट, is it correct to say that at a point where potential is zero, where potential is zero, the electric field intensity, the electric field intensity will also be zero? The electric field intensity will also be zero. So answer is again no. ठीक, समझिए ध्यान से बेटू। यहां पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया equatorial line of an electric dipole। समझिएगा बेटू ध्यान से, अगर हम लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन ली तो ये हो गया हमारे पास हमारा डाइपोल। भाई जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। सेंटर ऑफ द डाइपोल ले लेते हैं O, सो दैट सेंट्रल डिस्टेंसेस हमारे पास कितने रहेंगे? A एंड A। भाई नेगेटिव का भी सेंटर से A और पॉजिटिव का भी सेंटर से A। तो इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट कितना लिखा जाएगा? Q इंटू 2A। अगर हमारा पॉइंट अलोंग द एक्सिस है तो हम उसे क्या कहते थे? एक्सियल लाइन। और अगर सेंटर से परपेंडिकुलर पोजीशन पर है तो इसे हम क्या कहते थे? इक्वेटोरियल लाइन। और अगर आप याद करें, अगर मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस r, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल
कितना बना था, 0। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल तो कितना था, 0। बट याद करो, अगर इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्ट करती थी कितने एंगल पर, 180 डिग्री पर। 180 डिग्री किसके रिस्पेक्ट में, डाइपोल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में। एंड डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां होगा, नेगेटिव टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट करी थी, इस तरह। और इक्वेटोरियल पर मैग्नीट्यूड कितना होता था, इट इज के पी बाय। तो जहां पोटेंशियल 0 है, जरूरी नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग अ नॉन जीरो वैल्यू। समझ आया यहां तक, पक्का। तो लास्ट में हमने जो पॉइंट करा था, कंसेप्ट करा था, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां से छोटा सा पॉइंट आपको ये याद रखना है। और ये बेसिकली कहां हेल्प करेगा बेटा, रीजन एंड असर्शन, मेजर पार्ट जो है वो वहीं पे काम आएगा। इतना हो जाएगा सबका। हेडिंग डालिए अब नेक्स्ट, वहां पे हम आगे शुरू कर रहे हैं बेटा। यहां से टॉपिक लिखिएगा बेटू, डाइलेक्ट्रिक। हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले हम लोग अपने पुराने टॉपिक में से एक छोटी सी चीज को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी काम आएगी बेटा आगे वो। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे कि आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, K से। जब हमने इसे डिफाइन किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो हम लोगों ने लिखा फोर्स इन वैक्यूम बाय द फोर्स इन मीडियम। भाई हमने 2 पॉइंट चार्जेस ली और 2 पॉइंट चार्जेस को हमने सेंट्रली सेपरेट करा। सेंट्रली सेपरेट करके पहले हमने उन्हें कहां रखा, वैक्यूम में, और फिर एग्जैक्ट सेम सिस्टम को उठा के हमने कहां रखा, मीडियम में। तो अगर वैक्यूम में लग रहे फोर्स का रेशो लिया जाए किसके साथ, मीडियम वाले फोर्स के साथ, तो वही रेशो क्या कहलाता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपने सॉल्व आउट करा था और आपके पास फॉर्मूला बना था एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी। आया या श्योर। एक तो ये चीज होगी, इसी के साथ हम याद रखेंगे बेटा इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। याद कीजिए आपने फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। टेस्ट चार्ज लिखते थे हम लोग। यहां से आप फोर्स को कितना लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। आप अपने इस पॉइंट को यहां इस्तेमाल कर देंगे, तो आपके पास जो K है वो किसके बराबर बनेगा, दिस इज E नॉट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई EM इंटू चार्ज। भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, E नॉट बाय E। आई बात समझ में। आदित्य नेल्स छोड़ करके थोड़ा सा यहां ध्यान दे बेटा। यहां तक क्लियर हुआ, पक्का। अभी फिलहाल 3 पॉइंट्स याद रखोगे, ठीक है, 3 फॉर्मूलाज याद रखोगे, जिसमें कि 2 फॉर्मूले जो है उसमें रेशो इस तरीके से चलेगा कि विल बी वैक्यूम बाय मीडियम। अगर फोर्स की टर्म्स में है, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। और अगर आपके पास परमिटिविटी की टर्म्स में, सो इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज वेक्टर। ध्यान रहेगा सभी को। तो 2 फॉर्मूलाज जो है उनमें आपके पास क्या चल रहा है, वैक्यूम बाय मीडियम, वैक्यूम बाय मीडियम, और एक में आपके पास क्या चल रहा है, मीडियम बाय वैक्यूम। अभी एक और आएगा आगे चल के, कैपेसिटेंस। हम कैपेसिटेंस में जब कुछ इक्वेशंस बनाएंगे तो कैपेसिटेंस भी कुछ ऐसे ही चलता है। कैपेसिटेंस between the parallel plate capacitor when there is no medium, sorry, with medium, and फिर without medium। तो कैपेसिटेंस with medium and divided by without medium, वो भी आगे चल के आएगा। ये पॉइंट याद रहेगा। तो ये तो क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें बात किसकी करनी है, डाइलेक्ट्रिक। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास
ये दो मेटल प्लेट्स हैं, एक्स और वाई। ये एक मेटल प्लेट एक्स और ये एक मेटल प्लेट वाई, और हमने अपनी इन दोनों मेटल प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है बेटा विद अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये यहां लगा दिया हमने एक गैल्वेनोमीटर। ध्यान रहे गैल्वेनोमीटर जो है इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ये किस तरह की डिवाइस है? हाई रेजिस्टेंस, एंड यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये आपको कभी ये नहीं बताएगा कि मैग्नीट्यूड कितना है, कितने एम्पियर का करंट है, ठीक है। ये सिर्फ क्या बताएगा? करंट की प्रेजेंस, कि वहां करंट है या करंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये मेरे पास हो गया बेटा मेरा सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से वी वोल्ट, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जिससे हम वोल्टेज दे सके। अब वो दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो मैं दूंगा एसी वोल्टेज और या फिर मैं दूंगा डीसी वोल्टेज। अगर बात है डीसी वोल्टेज की तो हम यूज कर सकते हैं वहां पे सेल, हम यूज कर सकते हैं वहां पे बैटरी, और अगर बात है एसी वोल्टेज की तो हम क्या यूज करेंगे? एसी जनरेटर। सिंपल सी चीज। भाई मान लीजिए आपका कोई एक बड़ा सा आप गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं लगभग 500 से 600 लोगों का बाहर ओपन में, तो वहां आप इलेक्ट्रिसिटी का भी तो कुछ अरेंजमेंट करोगे। भाई लाइटनिंग है, फैन वगैरह लगा रहे हो, डीजे लगा रहे हो, उसको पावर सप्लाई चाहिए, तो वो पावर सप्लाई आप घर से तो दोगे नहीं, उसके लिए क्या लगाओगे वहां पे? एक जनसेट लगाओगे ना, सो दैट्स योर एसी जनरेटर। तो एसी वोल्टेज किससे मिलेगी? एसी जनरेटर से। डीसी वोल्टेज किससे मिलेगी? एक सेल से और या फिर एक बैटरी से, ध्यान रहेगा। तो ये मैंने सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया, और फिलहाल आपको पार्टिसिपेट करना है बेटू, यहां कोई मीडियम नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, और नो कनेक्शन बिटवीन द प्लेट एक्स एंड वाई, और हमारी प्लेट एक्स और वाई के बीच में किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर ये ट्यूबलाइट, ठीक है, और हमारा जो ये पावर स्विच है, डन, इनके बीच में हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, मैंने इन्हें किसी वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रखा, अगर मैं वहां से पावर सप्लाई दे भी देता हूं तो क्या ये ट्यूबलाइट ऑपरेट हो पाएगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि दो टर्मिनल्स के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। तो क्या फिलहाल इस सिचुएशन में हमारा गैल्वेनोमीटर किसी भी तरीके से कोई डिफ्लेक्शन देगा? एग्री टू दिस पॉइंट? पक्का? क्यों नहीं देगा? कोई कनेक्शन। और करंट को जब हम डिफाइन करते थे तो करंट को कैसे डिफाइन करते थे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ या ना? अगर चार्ज नहीं है तो हम करंट की भी कोई बात, कोई जिक्र नहीं कर सकते, हाँ या ना? दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, सिंपली सेइंग कोई चार्ज की प्रेजेंस नहीं है, तो करंट प्लेट एक्स से प्लेट वाई तक भी नहीं आ सकता, हाँ या ना? एग्री टू दिस पॉइंट? श्योर? अब हमने क्या करा, सेम अरेंजमेंट लिया, बट उसमें थोड़े से चेंजेस करें। ये रही हमारी प्लेट एक्स, ये रही हमारी प्लेट वाई, कनेक्ट किया है हमने वही पहले की तरह एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। करंट की प्रेजेंस को देखने के लिए लगा दिया है हमने एक गैल्वेनोमीटर वी वोल्ट, और यहां मैंने बेटा इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखा है एक इंसुलेटर। कंडक्टर नहीं है, क्या रखा है हमने वहां पे? इंसुलेटर रखा है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, मेरी प्लेट एक्स पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, ठीक है भाई। दो चीजें हैं, मान लो मैं कहता हूं ये स्टाइलस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये स्टाइलस इस मेटल प्लेट के नियर बाय रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव से यहां कौन आएगा? नेगेटिव, दैट इज इंडक्शन, हाँ या ना? बट इफ आई एम सेइंग कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस मेटल शीट के साथ जुड़ी हुई है, तो ये पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा?
आई बात समझ में? सो इंडक्शन एंड कंडक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट तो इंडक्शन नहीं, कंडक्शन वाली कहानी है, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है तो वहां पर क्या चलेगा, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कौन बोला रहे, पोलैरिटी। चार्ज के लिए डायरेक्शन नहीं, क्या होता है वहां पे, पोलैरिटी, पॉजिटिव है या नेगेटिव। आई बात समझ? तो अब बताओ प्लेट एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, क्यों, जुड़ा हुआ, हाँ या ना। तो प्लेट एक्स मेरी जो है वो थ्रू आउट बिंदास क्या हो जाती है, पॉजिटिव। एज इट इज यहां से प्लेट वाई बेटा थ्रू आउट बिंदास क्या हो जाएगी, हाँ या ना, मानते हैं? चक्षु बेटा आप मुझे बताएं कि इस पॉजिटिव से मेरे इस इंसुलेटर की जो ये लेफ्ट साइड है इस पर क्या होगा, नेगेटिव। समझ आई बात या नहीं? क्योंकि अब कांटेक्ट में नहीं है, उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो अब कंडक्शन नहीं, अब क्या होगा, इंडक्शन होगा। इस पॉजिटिव से यहां कौन आया, बराबर नेगेटिव। इस नेगेटिव से यहां कौन आया, बिंदास बराबर पॉजिटिव। फिर नेगेटिव से कौन आया, पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव से नियर बाय कौन आया, नेगेटिव आया। फिर पॉजिटिव से इधर कौन आया। हम थोड़ी देर ऐसे खेलते रहे और जब हमारे पास खेलने की जगह खत्म हो गई तो हमने क्या देखा कि इंसुलेटर की सरफेस पर छोटे छोटे डाइपोल्स बन गए या नहीं बन गए। पहले बताओ बेटा, क्या यहां तक के प्रोसेस में किसी को कोई डाउट, पक्का क्लियर है, श्योर? पहले चार्ज नहीं था, अब है, कुछ तो चेंजेस आएंगे, हाँ या ना। सो नाउ पॉइंट समझिएगा, फिनोमिना ऑफ formation of discrete dipoles on the surface of an insulator, on the surface of an insulator when placed in एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यहां हुआ क्या है, आपने अपने इंसुलेटर को कहां रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या बन गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने अप्लाई करी, हाँ या ना। तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसकी सरफेस पर क्या बन गए, छोटे छोटे डाइपोल्स बन गए। एंड द फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है, या फिर कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। या तो पोलराइजेशन कहिए या फिर क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पहले बताओ यहां तक समझ आया? अब ये सोचो, क्या ये गैल्वेनोमीटर अब कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। पहले चार्ज की प्रेजेंस नहीं थी, हमने इंसुलेटर रखा, कंडक्टर नहीं है, क्या है, इंसुलेटर। और उस इंसुलेटर की सरफेस पर अब क्या आ गया है, चार्ज। तो कंडक्ट तो नहीं करेगा, भाई वो काम तो किसका था, कंडक्टर का था, हाँ या ना। तो कंडक्ट दो, पर अब ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्लेट एक्स से प्लेट वाई पर क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, हाँ या ना। एग्री टू दिस पॉइंट और नॉट? अगर हमने किसी भी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा एंड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन उसकी सरफेस पर छोटे छोटे डाइपोल्स बन गए, और अब उन्हीं डाइपोल्स की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर क्या शुरू कर देगा, ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। सो दैट इंसुलेटर इज टर्म्ड एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक। तो इस इंसुलेटर को ही क्या कहोगे, अगर तुम्हें याद हो फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ पढ़ते समय हमारे पास जब ये वर्ड आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वहां हमने डाइलेक्ट्रिक को अलग से डिस्कस किया था। एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपके पास आपकी पेंसिल है, वुडन है, आपने अपने सॉकेट में उसको इंसर्ट करा, स्विच ऑन करा, कंप्लीटली ड्राई है, ठीक है, किसी भी तरह का मॉइस्चर का प्रेजेंस नहीं है वहां पे, आपने उसको होल्ड किया हुआ है, पावर सॉकेट को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि वुड क्या थी, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट ट्रेवल नहीं करा रही। बट आपने उसी वुड को थोड़ा सा मॉइस्चर दे दिया,
ठीक है, सेम सॉकेट में आपने उसको इंसर्ट करा, पावर सप्लाई ऑन करी, अब लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? सरफेस पर वो डाइपोल्स बनने शुरू होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या होने लगेगा? ट्रांसमिट। एंड इन दैट केस उस पेंसिल को, वुडन पेंसिल को आप क्या कहेंगे कि वो क्या है? बात समझ आई? तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है, जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेके जाएगा, और वो भी कब? जब आप उस इंसुलेटर को कहां रखेंगे? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ये बना दिया। बात समझ आई? क्लियर हुआ यहां तक? इतने हिस्से में कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा, अगर मान ले ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इनको मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये वाली प्लेट क्या होगी? पॉजिटिव। ये वाली प्लेट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? गोलगप्पे और दही बल्ले। क्या चाहिए? एक पॉजिटिव और एक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो ये क्या हमने यहाँ पे चाचा चाची खेला? एक्सटर्नल क्यों? कहां से लगाई आपने बैटरी? कहां मतलब बाहर? बाहर से लगा रहे हो तो क्या बोलोगे? एक्सटर्नल। भाई मान लीजिए अगर कोई रैप्टा मारता है तो अंदर से घुस थोड़ी मारेगा, बाहर से तो मारेगा। आई बात समझ? कैसी गंदी गंदी बातें करती है ये बच्चे। भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? जो हमने दी है, जो हमने सप्लाई करा वहां पर, दैट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, चलें आगे। भाई ये डाउट था ही तेरा, पंगेबाजी करती है बीच बीच में। यहां तक हो जाएगा? चले, यहां पर दो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सुनोगे ध्यान से, उनको लिख नहीं रहे हम लोग। ठीक है, आपसे बोलता है बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, भाई उसने आप लोगों से बात करी किस चीज को लेकर के बेटू? दैट बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन, तान्या कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दूसरा बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इन कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? मतलब हम जो अप्लाई करेंगे। अब तेरे को याद रहेगा ना? ठीक है, देखिए अगर बात कर रहे हैं कंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा, देखो बाबू, ये रही हमारी पॉजिटिव प्लेट और ये रही हमारी नेगेटिव प्लेट। मान लीजिए ये हम लोगों ने रख दिया यहां पे हमारा एक कंडक्टर। आप लोग बताइए क्या होगा यहां पे? कंडक्शन होगा। कैसे बेशर्मों वाली बातें करते हो तुम लोग? क्या हमने कोई कनेक्ट वगैरह कर रखा है वहां पे? नहीं, फिर कंडक्शन का क्या मतलब है? सोचो, इंडक्शन। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो हमने एक पॉइंट सीखा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कि फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस एंड विल एंड्स एट द सरफेस से शुरू होंगी और सरफेस पे ही। क्यों? क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो जैसा हमने वो इंसुलेटर में बनाया, तो यहाँ ऐसा कुछ भी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा कितनी रहेगी? ऐसे बना देना है वहां पे, बोर्ड्स में आ रखा है क्वेश्चन आपका। ठीक है, और अगर बारी आती है आपके पास किसकी? डाइलेक्ट्रिक की। ध्यान से सीखना है, ये है पॉजिटिव और ये है बेटू हमारे पास पूरा का पूरा नेगेटिव, और ये आपने क्या रखा? ये रखा हम लोगों ने इंसुलेटर। अभिनव, हाँ बताइए बेटा, इस पॉजिटिव से नियर बाय कौन आएगा? नेगेटिव आ गया। और इस नेगेटिव से यहां कौन आएगा? पॉजिटिव। फिर यहां कौन आ गया? पॉजिटिव। और यहां कौन आ गया? तो हमारे पास ये डिस्क्रीट डाइपोल्स बन गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो है अब वो प्लेट ए से प्लेट बी, मान लो ये प्लेट ए है और ये प्लेट, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ए से बी पर जाना शुरू करेगा। इन दैट केस इस इंसुलेटर को ही हम क्या नाम देते हैं बेटू? वी कॉल इट एज कि भाई तू कौन है? तू डाइलेक्ट्रिक है। ऐसे कुछ पढ़ा हमने। अब इस दौरान यहां क्या हुआ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारी कौन सी फील्ड है? ये है हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप अपने डाइलेक्ट्रिक को देखते हो तो डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? डाइलेक्ट्रिक की। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज।
अगर अपोज कर रहे हैं तो रिजल्ट बढ़ेगा, सेम रहेगा या कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और वहां लिख देना है, बिकॉज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड opposes the electric field of the junction, due to which the net electric field inside the dielectric will decrease। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो धीरे धीरे करके क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। पॉइंट समझ आया? पक्का? अभी हमने सिर्फ एक चीज सीखी है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। सो डाइलेक्ट्रिक इज सिंपली एन इंसुलेटर, जिसको कि जब हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसमिट करने लगता है। और उस दौरान हमने क्या देखा कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, अपोज, जिसकी वजह से आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगती है, डिक्रीज। आई बात समझ? अगर वन वर्ड में बात की जाए, ठीक है, कि भाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, इन सिंगल वर्ड वी विल कॉल इट एज, ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये सारा कुछ सिंगल वर्ड में क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बात समझ आई? यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट किसी को? पक्की बात, श्योर? और देखो एक बहुत सिंपल सी चीज, मुझे क्योंकि आप लोगों का शेड्यूल पता नहीं है, MWF में मैं भी रेगुलर लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके पास। MWF में मेरी क्लास होती है 7 से 8, ठीक है। अभी वो धीरे धीरे करके 7 से शायद 8:30 भी होनी शुरू हो जाएगी, और वो बैच पीछे है, आप लोगों से लगभग 4-5 क्लास पीछे चल रहा है, ठीक है ना। तो जब आप लोगों को पता है कि आपके वो टॉपिक्स, वो न्यूमेरिकल्स, वो कंसेप्ट्स वीक हैं, आप घर पे अपने आप समय निकाल नहीं रहे हो उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, खैर करना तो अपने आप ही पड़ेगा, बट स्टिल अगर आप लोग उन चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं दोबारा से बढ़िया तरीके से, तो लिंक मैं शेयर करता हूं आपके पास, ठीक। और जहां तक मैं जानता हूं आप कुछ नहीं कर रहे होते उस समय, अननेसेसरली यू मस्ट बी स्क्रॉलिंग ऑन योर इंस्टा, फेसबुक और जो भी है मुझे नहीं पता, बट कर रहे हो अननेसेसरली अपना टाइम खराब। तो इट्स मच बेटर कि उस समय कनेक्ट करके क्या करना है, आपको अपनी पेन नोटबुक लेकर के बैठना है, चीजों को समझना है, लिखना है। दिस इज द ओनली प्रोसेस ना। अब मैं सिर्फ आपको वही चीज रिपीटेड मोड पे डिलीवर कर सकता हूं, ठीक है ना। और ये भी मना नहीं है कि भाई आप उस समय यहां मत आओ, मैंने पहले भी बोला था आपको कि मैं 7 से 8 वाला जो टाइम है उसमें भी कम बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि भाई ऑफलाइन में आपको बैठ करके यहाँ रिवाइज करना है तो वो यहाँ आके कर सकता है। एंड यू फील कि नहीं यार मेरा आने जाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, आई एम टायर्ड, मैं घर पे बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, रिवाइज करना चाहता हूँ, तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है। बट करना किसे है, आप ही को करना है वो, समझ रहे हो। तो इससे ज्यादा हेल्प आउट नहीं हो पाएगा। अभी कल वाली क्लास में हम लोगों ने उसमें एक, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन करा था हमने, वो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विदाउट यूजिंग गॉसेस थ्योरम। आता है आप सबको अच्छे से, वो प्रिपेयर्ड है, 4-5 बच्चों की मुंडी हिल रही है। कल मैंने वो क्वेश्चन दोबारा से पूरा और आराम से तरीके से, जैसे आप लोगों को सिखाया था स्लोली स्लोली, भाई ये प्रोसेस है, ये पॉइंट है, इस वजह से ऐसा कर, सारा कुछ करा है। कनेक्ट करते तो शायद वो चीज रिवाइज होती तो शायद वो पॉइंट्स रिकॉल होते, एक बार लिख के देखते तो पक्के हो जाते। अब करना ही नहीं चाहोगे तो फिर कैसे हेल्प आउट किया जाएगा, समझ रहे हो। अभी कल वाली क्लास में उसके बचे हुए 2 एप्लीकेशंस करेंगे, एक तो वो शेल वाला था वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक सॉलिड स्फीयर वाला था वो कंप्लीट करेंगे, और उसमें केसेस भी थे वो थिकनेस वाले, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी होंगे उनके, ठीक है, जो आप लोगों को ऑलरेडी करा चुके, वो न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है उन चीजों की, ठीक है। तो इट्स नॉट द टाइम टू वेस्ट, ये वो समय नहीं है कि आप थोड़ा सा किडिश बिहेवियर रख करके चीजों को सिर्फ खराब करेंगे, वेस्ट करेंगे, नहीं। यू हैव टू मेक आउट मैक्सिमम ऑफ इट, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें निकालनी है उसमें से, ठीक है ना। हालांकि वो रिकॉर्ड भी हो रही है, वो चीजें रिकॉर्ड भी हो रही है, पर बाद में रिकॉर्डिंग देखने से इट्स मच बेटर कि जब वो चीज चल रही है आप उस समय उसको कर लें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा,
ठीक है ना। बट आप लोग क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पर चीजों को डिसबैलेंस करते जा रहे हो। प्रेशर है, टाइम नहीं है, सब चीजों के लिए मैं एग्री कर रहा हूं आपके साथ, बट स्टिल कुछ ना कुछ करके तुम्हें पहले 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मैनेज करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ रहे हो? अगर कुछ अच्छा करना है ना आगे जाकर के, तो वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। कभी फिजिक्स क्लास है, कभी केमिस्ट्री क्लास है, कभी मैथ्स है, कभी बायो है, कभी ये है, कभी वो है, सबके साथ। हमारे साथ भी था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास 24 की जगह 26 घंटे हो जाएंगे, 28 घंटे हो जाएंगे, सबके पास वही रहेगा। ठीक है ना। बट टेक आउट मैक्सिमम। आपको अपनी चीजों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जो चीजें आपको पता है कि अभी किसी काम की नहीं है, उन्हें साइड करो और उस समय को अपना पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करना शुरू करो। क्यों दर्शिता, परेशान कर रखा है तूने घर पे, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। बड़ा बच्चा है, स्मार्ट लड़का है, तो ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? दिवाकर समझाओ यार इसको। अब क्या दिवाकर को कौन समझाए? दिवाकर को मैं समझा दूं। दिवाकर, अच्छा दिवाकर सब सही बढ़िया चल रहा है, नैना तो यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से? कोई डाउट? अमृत, ओके। अगला कंसेप्ट अब सुनिएगा ध्यान से। यहां से हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करनी शुरू कर रहे हैं। ठीक, कैपेसिटेंस वाले कंसेप्ट। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है बेटा। जो टॉपिक है आप लोगों का, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो यार। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, सो दिस अरेंजमेंट इज व्हाट? द ह्यूमन बॉडी। और इस ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर्टी इज व्हाट? ह्यूमैनिटी। क्योंकि रह नहीं गई आजकल, बट है तो है ना भाई। ये स्ट्रक्चर क्या है? ह्यूमन बॉडी। ये अरेंजमेंट क्या है? ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ह्यूमैनिटी। एज इट इज हमारे पास एक अरेंजमेंट होगा जो पता नहीं कुछ कर रहा होगा, दैट अरेंजमेंट विल बी नोन एज व्हाट? कैपेसिटर। अभी देखिए क्या है, क्या कर रहा होगा। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस। ध्यान देगा थोड़ा सा आइडिया। अब सुनो, हम लोगों ने ये एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को हमने रख लिया है बेटू, ये रहा हमारा कंडक्टर, और इसे हमने रखा है किसके ऊपर? एक इंसुलेटिंग स्टैंड। कारण है इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्यों रखा? मान लो अगर मेरा ये कंडक्टर है, मैंने इसको डायरेक्ट अर्थ पे रख लिया। ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल इज टेकन एज 0। अर्थ का पोटेंशियल कितना लिया जाता है? और ये कोई रटने वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल सी चीज है, आप ध्यान भी रखिएगा हमेशा। जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है किसी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जनरल इक्वेशन क्या हुआ करती थी? V इज इक्वल टू के क्यू बाय, अगर मैं इसे लिखता हूं भूदेवी के लिए, अरे भूदेवी बोले तो हमारी अर्थ के लिए, तो हमारे पास कितना बनेगा? पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू के क्यू बाय रेडियस ऑफ अर्थ, यही होगा। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? इट इज 6400। इट इज एक्सेसिवली लार्ज वैल्यू, औकात से फालतू है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर रेडियस बहुत ज्यादा हो गया तो अर्थ का पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट ऑल टेकन एज 0। ध्यान रहेगा। मान लीजिए मैंने अपनी इस बॉडी को पोटेंशियल देना शुरू किया, पोटेंशियल देना शुरू किया, इसका मतलब ये चार्ज हो जाएगी। आया कुछ? अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था कि अगर हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया और ये बॉडी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकली चार्ज। मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। और मैंने इसको किसके में रख दिया? अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में रख दिया। अगर यहां पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये क्या बनेगी? हाई पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल कितना है? एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट। प्रॉपर्टी पड़ी थी चार्ज की, चार्ज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, भाई इस बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया एंड नाउ इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ, सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? तो क्या यहां कुछ बचा?
तो ये तो वही वाली बात होगी, हम इधर से सप्लाई करते जाएंगे और सारा का सारा कहां जाता रहेगा, हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे। हाँ या ना? बचने के लिए हमने क्या लगा दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड। अर्थ के बीच में और कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर रख लिया कि भाई वो चार्ज वहां से वहां ट्रेवल ना कर सके। सिंपल सी चीज। अब हम लोग अपने इस कंडक्टर को क्या सप्लाई करना शुरू करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड से हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया कितना, V वोल्ट का। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, चार्ज जो है हमारे इस कंडक्टर पर, इस मेटल शीट पर थ्रू आउट बिंदास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या नहीं। एंड दिस कंडक्टर इज बेसिकली एक शीट है हमारे पास, इस तरीके से कोई वायर नहीं है, ठीक है, एक शीट है। तो जैसे हम लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो चार्ज पूरी की पूरी शीट पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सोचिए जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे चार्ज भी उतना ही ज्यादा, हाँ या ना? तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग शायद ये लिख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू, एंड प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के कांस्टेंट, तो Q इज इक्वल टू, so that C is equal to Q by, and this C is known as capacitance। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो what is this capacitance? Simply ability to store the charge। किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, that is known as what? कैपेसिटेंस। सिंपल है, कैपेसिटेंस कह लीजिए, कैपेसिटी भी कहा जाता है, ध्यान रहेगा। एंड व्हाट इज दिस कैपेसिटर? सिंपल है एकदम, द अरेंजमेंट विच स्टोर्स मैक्सिमम चार्ज ओवर द मिनिमम एरिया। कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो स्टोर करेगा वही क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। आई बात समझ? कोई डाउट यहां तक? कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट जो कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? चार्ज को स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस। जनरल फॉर्मूला क्या बना? Q इज इक्वल टू CV, तो वहां से C कितना हो गया, Q बाय V। कोई डाउट यहां तक? पक्की बात है, चक्षु क्लियर है बेटू? नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट्स? देखो, इट इज Q बाय V। सो व्हाट इज Q बाय V? इट इज कूलम पर, एंड कूलम पर वोल्ट इज फैराड। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा वहां पे? फैराड बोलते हैं। ध्यान रहेगा सभी को, कोई लोचा? एंड अगर हम सिंबल बनाएं बेटू, कैपेसिटर के लिए सिंबल ऐसे भी चलेगा, कैपेसिटर के लिए सिंबल इस तरीके से भी चलेगा, और अगर ऐसा मिलता है तो दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। ये कौन सा कैपेसिटर है? जिसकी कैपेसिटी हम बदल सकते हैं, अभी सीखेंगे। सिर्फ इतना पॉइंट समझ आया? पक्की बात? कोई डाउट यहां तक? श्योर हो? चले थोड़ा सा आगे, पक्का? सो अमृत भाई, बाकी सबसे भी क्वेश्चन है, अमृत भाई हमें बताएगा कि हम इस कंडक्टर की कैपेसिटी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। अमृत भाई, हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर? इस कंडक्टर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अमृत कह रहा है इसके साथ 2 थैलियां बांध लो, उसमें चार्ज भरते रहेंगे। एकादशी का लंगर तोड़ी है। बताइए अमृत जी, कुछ तो बताइए। अभिनंदन, एरिया बढ़ाएंगे। सो नाइस ऑफ यू। ये सही आंसर है, पर इस आंसर का क्वेश्चन क्या है? देखिए, मतलब जो समाज में समय है कितनी तेजी से बदल रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे को उसका आंसर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा कहता है ना मैं आंसर दूंगा, तो मेरे आंसर का क्वेश्चन बना लियो। तो ये जो भाई ने आंसर दिया है अभी,
कि एरिया को बढ़ा के बदल के जो भी है, ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या है, हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। हम किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे। अभी तो कैपेसिटर बनाया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ वो क्या है, देखिए गंदी गंदी राइटिंग में लिखा है कंडक्टर। और मेरा प्रश्न भी क्या है, हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। आप इस कंडक्टर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे। जी महाराज, किसके बीच में मीडियम, कंडक्टर में खड्डा खोद के मीडियम, एक ये शीट है, ये कह रहा है शीट में मीडियम डाल देंगे। इनके नशे का लेवल देख रहे हो, इन सब चीजों से दूर रहना है, गंदी बात होती है भाई। है पापा की बोतल कटी है, पापा को भी नहीं पता लग रहा, मुझे भी नहीं पता लग रहा, जो कुछ है वो इस टॉपिक को पता लग रहा है। हाँ बेशर्मो। हाँ वैष्णवी, एनी आइडिया। वैष्णवी कह रही है फीस तुझे दी है, तू बता, मैं क्या ही बताऊं। हाँ कामर भाई, ओह सो नाइस। कामर, आप बहुत गंदी बातें करते हो, नोटी हो रहे हो दिन पे दिन। यश कह रहा मैं इसकी नोटीनेस में बहुत बस खत्म। हाँ अक्षित, पानी डाल, कौन था पानी डालने वाला, मैं आग थोड़ी लगी हुई है। अक्षित बताइए प्लीज। नेगेटिव कैंसिल होगा या नेगेटिव कैंसिल करेगा, नेगेटिव कैंसिल होगा। अक्षित का आंसर बिल्कुल सही है, बट वो थोड़ा सा उसको इंटरचेंज कर दिया उसने चीजें, ठीक है। अब समझना, ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन ले लेते, हमने अभिनंदन भाई को कंसीडर करा, अच्छा चल मैंने अपने आप को कंसीडर किया, अब खुश है, अब ये फंस जाएगा देखना, ठीक है, तो पकड़ेगा और तुझे पकड़ूंगा भी क्यों भाई, मैं डुअल नेचर नहीं हूं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, मैं अपने आप को कंसीडर कर रहा हूं और मैं आज से लगभग 11 साल पीछे जाता हूं, जब मेरा नया नया विवाह हुआ था। अरे तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, सुनो बेशर्मो, कंडीशन सुनो, इंप्लीमेंट करनी है यहाँ पे, तो मौज मस्ती से हट जाओ, दिवाकर छेड़ो मत बेटा। अब नई नई शादी हुई, ठीक है, और पहली बार ससुराल गए, स्वागत हो, खाने पीने के लिए पकवान लगा दिए। अब नॉर्मली यार एक बंदा कितना ही खा लेगा, ठीक है। अब मेरी कैपेसिटी की एक बार में मैक्सिमम पूरी जान लगा दूं, उससे 2 चपाती खा पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं खाई गई। थोड़े बहुत राइस खा ली, सब्जी खा ली, थोड़ा बहुत मीठा खा लिया। अब उन्होंने पूरी टेबल भर रखी है, ये सोच करके कि पता नहीं कौन सी प्रजाति का राक्षस है, क्या ही खा लेगा, कितना ही खा लेगा, सब लगा रखा भाई साहब, व्यंजन लगा रखे हैं पूरे, और लटरे के खड़े, कह रहे खाओ, डर के मारे चलो भाई 2 की 3 खा लेंगे, 4 खा लेंगे, पर वो तो लटरे के खड़े कि भाई खाओ। अब अगर औकात से ज्यादा खा भी लिया तो दिक्कत हो जाएगी, द रेट ऑफ इनपुट विल बिकम द रेट ऑफ, सीधी सी बात, रॉकेट साइंस थोड़ी है, हाँ है ना, क्यों भाई। पर सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उन्होंने लठों के जोर पे ये कह दिया है कि जितना लगाया है सारा खाना पड़ेगा, नहीं तो लठ गलत नहीं जाना है। तो अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगा भाई। उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि निशान तेरे को ही खाना है, ये थोड़ी बोला, उन्होंने बोला ये खत्म करना है, ठीक है। तो अब मुझे मेरा परम धर्म अखंड भूखा मित्र याद आएगा, और मेरा परम धर्म अखंड भूखा मित्र कौन है, अभिनंदन है। मैं पहले ही बोल रहा था, या तो तू मेरी जगह, अब ये माना नहीं, कह रहा नहीं मुझे कंसीडर मत करो, ठीक है, हमने नहीं करा पहले, तो अब मैंने अपने साथ किसे बिठाया, अभिनंदन नहीं, परम धर्म अखंड भूखा मित्र अभिनंदन, हाँ या ना। जैसे अभिनंदन मेरे साथ बैठेगा, अब बिल्कुल टच होकर थोड़ी बैठेगा, थोड़ी दूरी बना के बैठेगा, हाँ या ना, क्यों अभिनंदन, ठीक है। अब जैसे ही मेरे साथ अभिनंदन आ गया तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, मामला सारा खत्म, हाँ या ना। अभिनंदन के आते ही कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, अखंड बढ़ गई,
मजा ही आ गया, स्वाद की तो बात ही अलग है। अब सोचो क्या करोगे। ये रहा मैं, इसके साथ क्या रख दोगे, एक और कंडक्टर, जो कि कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। कैसा होना चाहिए, अनचार्ज। मैंने बोला था अगर ये भाई, अगर ये अखंड भूखा नहीं है तो क्या ही मदद करेगा, 2 रैपे ये भी खाएगा बाद में। कैसा मित्र चाहिए हमें, भूखा चाहिए भाई। ठीक है, तो हम कैसा कंडक्टर रखेंगे, अनचार्ज। कैसा कंडक्टर रखेंगे, अनचार्ज। अब होगा क्या, अक्षित वेरी गुड बेटा, अक्षित भाई ने आंसर दिया था ये वाला। अब सुनो प्लीज, ध्यान से समझो। ये रहा हमारे पास हमारा मेन कंडक्टर, इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, सिर्फ कंडक्टर इज एक्स, जिसको कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा था कितना, V। प्लीज ध्यान से समझो, अगले सारे टॉपिक्स का बेस है ये, क्लियर करो अच्छे से। जैसे ही पोटेंशियल सप्लाई करा तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। अब मैंने इसके नियर बाय एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर, अभिनंदन, रख दिया यहां पे। इस पॉजिटिव से, बहुत ध्यान से बेटा, इस पॉजिटिव से यहां कौन आएगा, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। ठीक है, और अब हमारे पास जो यहां नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की पोलैरिटी को क्या इफेक्ट देगा, वो उसे उतना ही रखेगा, उसे बढ़ाएगा या उसे घटाएगा। आप लोग काफी पॉजिटिव प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, सात्विक प्रवृत्ति है आपकी, किसी भी तरीके के बुरे ख्यालात, बुरी आदतें नहीं, ठीक है। एंड नाउ यू आर अलोंग विद अ पर्सन जिसमें कि भरपूर मात्रा में नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा होगा उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, वैसा ही रखेगा या कम कर देगा। तो लगाओ ना दिमाग यार, क्यों नहीं लगा रहे हो। नेगेटिव है तो पॉजिटिव की पोलैरिटी को क्या करेगा, कम करेगा। मतलब यहां पॉजिटिविटी के लिए जगह बन गई, हाँ या ना। अगर अपन लोगों की पॉजिटिविटी कम होगी, एक नेगेटिव इंसान आया, उस नेगेटिव इंसान के आने से हमारी पॉजिटिविटी क्या होगी, कम। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना यार, हमारे अंदर पॉजिटिविटी के लिए जगह, हाँ या ना। बात समझ आई। इस नेगेटिव से इसकी पॉजिटिविटी क्या होगी, पोलैरिटी कम। मतलब आई कैन सप्लाई मोर पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल सप्लाई करूंगा चार्ज उतना, हाँ या ना। बात बन रही है, और लोचा हो जाएगा इस नेगेटिव से। महिमा बेटा ध्यान से समझो, कौन आएगा यहां पे, इस नेगेटिव ने इस पोलैरिटी को कम करा था, बट ये पॉजिटिव जैसे ही आएगा वापस न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या हम पोटेंशियल सप्लाई कर पाएंगे, गड़बड़ हो गया। और सोचो ध्यान से, अभी बीच में एक पॉइंट ऐसा आया था जब हम सप्लाई कर पा रहे थे। व्हाट वाज दैट सिचुएशन, जब यहां सिर्फ कौन था। तो मुझे इस पॉजिटिव को अगर हटा दिया जाए, ध्यान से अगर देखें, अगर ये पॉजिटिव हटा दिया जाए तो काम बन जाएगा या नहीं। तो पॉजिटिव को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दी बेटा, यहां पे ये आप लोगों ने यहां पर क्या कर दी, अर्थ का पोटेंशियल कितना, हाई पोटेंशियल से, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, भूदेवी में चला जाएगा। अब ये चार्ज नहीं है, अब ये सीता मैया बन गया, इसे धरती दिखी उसी से समान, हाँ या ना। अब इस नेगेटिव से यहां पॉजिटिविटी क्या होगी, कम, एंड वी कैन सप्लाई मोर पोटेंशियल, सो दैट इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में अब जो चार्ज है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, हाँ या ना। नाउ ये अरेंजमेंट चार्ज को स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा, और जो अरेंजमेंट चार्ज को स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर। ये ऐसा कैपेसिटर बना जिसमें 2 मेटल शीट्स एक दूसरे के साथ कैसे रखी गई, पैरेलल। दिस इज व्हाट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम पूरे चैप्टर के अंदर जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, जो कंसेप्ट करेंगे, वो इसी का है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होता क्या है समझ आया, पक्का। हमने इस पूरे की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, अभी कैपेसिटी किसकी बढ़ी है, कंडक्टर की बढ़ी है। आई बात समझ में। सो जब हमसे ये पूछा जाए कि हाउ वी कैन इंक्रीज the capacity of a conductor,
तो आपका जवाब क्या होगा बेटा इसमें? सिंपली बाय प्लेसिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर टू दी चार्ज कंडक्टर। भाई आपने अपने चार्ज कंडक्टर के नियर बाय किसे रख दिया? अनचार्ज कंडक्टर को। और फिर क्या करा? एंड मेकिंग इट अर्थ, और जिसे रखा उसे आपने क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। दिस इज द फाइनल आंसर। प्रोसेस समझ आ गया? प्रोसेस हमसे पूछने नहीं वाला, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई ऐसा कुछ हुआ होगा वहां पे जिसकी वजह से कैपेसिटी एनहेंस होगी, और वो जो अरेंजमेंट बना, क्योंकि वो चार्ज को स्टोर कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कैपेसिटर। और कैसा कैपेसिटर कहलाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई डाउट? समझ आया यहां तक? श्योर? पक्का? आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट, बहुत ध्यान से चलना। आप लोगों से कहता है कैपेसिटेंस ऑफ अ शेल कैपेसिटर। सोचो ध्यान से बेटा, अगर हमसे बोला जाए कि भाई एक शेल है और आपको उस शेल की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझना। ये हमने कंसीडर किया शेल, और इस शेल का रेडियस है कितना? आर। हमने सप्लाई क्या करा? देखो आप है ना, जो प्रोसेस होता है जब हम किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं उस पर फोकस करो ध्यान से। यहां पर ध्यान दिया आपने? जब हम कैपेसिटी को बनाने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तुमने सबसे पहले क्या सप्लाई करा? पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आया? चार्ज। तभी जाकर के कैपेसिटी की बात आई ना। तो बेसिक प्रोसेस, बेसिक पॉइंट आपका कहीं नहीं बदलेगा, आपको उसी स्टेप को लेकर के चलना है आगे। आपने क्या सप्लाई करा? पोटेंशियल डिफरेंस। भाई कितना सप्लाई कर दिया? V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर दिया। जैसे ही V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करा, तो ये पूरा का पूरा शेल यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। मान लेते हैं कितना चार्ज आया? भाई कितना पोटेंशियल होगा? जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी। क्या इक्वेशन है? वेरी गुड, इट इज के क्यू बाय, सो वी कैन राइट Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैं इसे यहां ले आता हूं, तो मेरे पास बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू Q बाय, याद कीजिए जनरल इक्वेशन, बिल्कुल सही। जनरल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस हमने लिखा था Q बराबर, तो बाबू C कितना है? चुपके से यहां रखो इसे। तो आपके पास कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल कितनी बनी? इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का एक गजब सा क्वेश्चन करेंगे यहां से हम लोग। कोई डाउट इसमें? पक्का? तो क्वेश्चन अब है, ये तो कंसेप्ट था। क्वेश्चन पूछता है तुमसे दैट व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, लिख लेते हैं प्रॉपरली, दैट व्हाई इट इज नॉट, बस लास्ट है बेटा, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a capacitor of capacity 1 farad। हमें ये बंदा आंख मारता है, नोट ही हो रहा है। हाँ बताओ, हम एक ऐसा कैपेसिटर क्यों नहीं बना सकते जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 फैराड होगी। अमृत आप नाराज क्यों बैठे हैं ऐसे यार? मैंने अभिनंदन को कंसीडर कर लिया इसलिए? खैर भूख मुझे लग रही थी। बताइए, why we cannot construct the capacitor of capacity 1 farad? हाँ अभिनव भाई, अर्थ से बड़ी जगह चाहिए। क्या मतलब प्लॉट है वो कोई बड़ा रेडियस का? क्या ये गंदे गंदे इशारे क्या कर रहे हैं? ढंग से बताओ। बिल्कुल सही आंसर है दोनों बच्चों के, पर पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं।
बहुत खतरनाक बच्चे हैं हमारे। देखो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने अभी फिलहाल ये बनाया, ठीक है। अभिनव का आंसर बिल्कुल सही है। नाउ टेकिंग C इज इक्वल टू 1 फैराड। अभिनव ज्यादा कुछ नहीं होना बेटा, 1.5 साल में एक आंसर सही दिया तुमने। कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई का कितना आप हो गया था एकदम से। अबे समय भी देख, पूरे 1.5 साल 365 से ज्यादा दिन, एक आंसर। सक्सेस रेट देख रहे हो तुम अपना। आप क्या उसको क्यों डरा रहा है? छेड़ रहा, तुझे छेड़ रहा है। मेरे पास ऐसा क्या है उसके पास नहीं है भाई है? चलो छेड़ रहा है मुझे। चलो यहाँ देखो, तो 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा पढ़ाई में ध्यान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? पक्का? वंशिका बताएगी हमें। वंशिका व्हाट द हेल इज दिस? तुम सब वंशिका हो? हाँ, मूछे वाली वंशिका। वंशिका जी बताइए, व्हाट इज दिस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट इज द वैल्यू? पेशेंस, बोलने दो उसे। हाँ, वेरी गुड, इनटू, यही कहना चाहती हो? हाँ, भरोसा कर सकती है, यही होती है। और अब ये किसके बराबर है? रेडियस। सो क्या होगा? मीटर। अगर हम इसे बदल भी तो 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। भाई अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर। तो अगर देखा जाए, हमें एक ऐसा शेल बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, हाँ या ना? आज की समय में इंसान अपने आप को नहीं ढक पा रहा है, और हमें किसे ढकना है? अर्थ को। तो प्राकृतिक रूप से यह संभव, प्रैक्टिकलिटी में बात ही अलग हो गई। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो वहां हमें कैपेसिटी फैराड में नहीं मिलेगी। ये देखो जाने की कितनी जल्दी है, जैसे घर पे इनकी बाबू इंतजार कर रही है पराठे लेके, अभी मेरा बालम आएगा। अब पिटोगे तुम लोग, यहाँ तो हो जाएगा सबका। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।